नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सालेह आबिद हुसैन द्वारा लिखी कहानी मनोरंजन। शाम का समय था। असमय ही बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया था। आकाश पर बादलों के टुकड़े एक दूसरे के पीछा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिनके बीच बीच में गहरे नीले आसमान की झलक बड़ी आकर्षक थी। सूरज को गोल थाली धीरे धीरे पश्चिम के क्षितिज की ओर सरका रही थी और उसके चारों ओर इंद्रधनुष के सुंदर रंग बिखरे हुए थे। पके खेतों की सुनहली बालियां हवा के हिलोर लेती हुई दिखाई पड़ रही थीं। घास का धानी रंग कुछ और निखर आया था। कहीं कहीं खड़े पानी के जोहड़ के अंदर कमल के नन्हे नन्हे फूल मुस्कुरा रहे थे। सड़क के दोनों ओर कच्चे रास्तों की मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध वातावरण में फैल रही थी। आकाश की ऊंचाइयां पक्षी ऊंची उड़ान में मगन थे। कभी कभी उनकी प्रसन्नता से भरपूर किलकारियां कानों में गूंज उठती थीं। वह दौड़ती हुई मोटर की खिड़की में से यह सब कुछ मगन होकर देख रहा था। उस वक्त वह एक क्लर्क न था, उसके अंदर का कलाकार हठात बाहर निकल आया था और ये आकर्षक दृश्य उसे मंत्रमुग्ध किए हुए थे। उस समय वह अपनी सब चिंताएं भूला हुआ था। अस्पताल में पड़ा छोटा भाई, जिसे देखकर उसका दिल कांप उठा था। जवान तंदुरुस्त लड़का, हड्डियों का ढांचा सा रह गया था, मगर खैर जान तो बच गई। उस वक्त वह कितना बेचैन था, मगर अब जरा भी देर को वह दिमाग से निकल चुका था। बच्चे के स्कूल की 3 महीने की फीस का बोझ जो कुचले दे रहा था, वह भी तो कहीं गिर गया था। उसका प्यारा प्यारा 9 साल का बबलू जब बिसूर कर कहता, पापा स्कूल की फीस कब देंगे, तो वह कांप जाता। कितना खुश हुआ था वह। उसे अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करवा के कितनी खुशी और गौरव महसूस हुआ था। उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेगा। उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं उभर कर सामने आएंगी। अपने पिता की भांति नहीं, जिसे उसने अब्बा की जगह पापा कहना शुरू कर दिया था। कि कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ा, ना अंग्रेजी अच्छी हुई, न शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सका। कॉलेज में भी तो कमबख्त ऐसा था जिसकी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी। उसने बचपन से ऊंचे स्कूली अच्छे स्तर के कॉलेज की शिक्षा पाई होती तो उसकी इंग्लिश अच्छी होती। कहीं बाहर जाकर डिग्री लाता तो आज वह क्या होता। देश उसकी कद्र करता, उसके स्थान को पहचानता। उस बड़े कलाकार को जीवन कुछ देता, वह जीवन को कुछ दे सकता था। और अब वह क्या है, एक मामूली क्लर्क जो अपने भीतर के कलाकार को अपनी मातृ भाषा में कुछ शेर कहकर चंद कहानियाँ लिखकर बहला लेता है। देसी जुबान में 10 साधारण लिखने वाले को लोग नज़र उठाकर क्यों देखें, भला कहीं इस तरह कद्र हो सकती है। उसने कुछ दोस्त और साथी उस पर तरस खाते हैं। काश तुम इंग्लिश में लिखते, कम से कम अनुवाद ही कर सकते अपनी चीज़ों का इंग्लिश में। तरस की भावना उसके जिस्म के कांटों की तरह चुभती, मगर वह तो था ही हमेशा से कम बोलने वाला, और कम बोलने मिलने जुलने वाला दब्बू कहा जाता है, जिसे सच है कि सहना आना चाहिए। मातृभाषा और गरीब रिश्तेदार दोनों एक ही नाव में सवार होते हैं। हीन भावना में ऐसे दौर जिसे अक्सर पढ़ा करते थे। शायद इसलिए बबलू को उस महंगे स्कूल में दाखिल कराने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और बात बेबात में दोस्तों और साथियों के सामने उसी के स्कूल का जिक्र ले बैठता था। मगर अब इस महंगे स्कूल की फीस, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म और रोज़ रोज़ की मांगों ने उसका कचूमर निकाल दिया था। बीवी के सब जेवर बिक चुके थे, उसकी किताबों की नौबत आ गई थी। मगर अब क्या होगा। ट्यूशन मिलने की आशा थी, मगर आकांक्षाओं और वास्तविकताओं ने जो अंतर है उसे छिपा न था। मगर उम्मीद ढाढ़स बंधाती। किसी मुशायरे में बुलाया, किताब की रॉयल्टी देखी, लेखों पर पारिश्रमिक, किस पुस्तक पर पुरस्कार,
क्या हुआ, संसार में चमत्कार भी हुआ करते हैं? मगर इस समय दौड़ती मोटर के बराबर भागते इन दृश्यों और उस सुहावनी फिजा में उसे और सब कुछ भुला दिया था। कल्पना की वादी की सैर और प्रकृति के दृश्यों का सौंदर्य, यही तो स्वर्ग थे जो उसे साहस, उमंग, आशा और जीवन की डोर को थामने की शक्ति देते थे। खेतों की मेड़ों पर मोरों के झुंड पीहू पीहू कर रहे थे। कहीं बीच खेत में एक नर मोर मस्ती में यूं नृत्य कर रहा था कि सिवा एक रंग बिरंगे पंखे के कुछ और नजर नहीं आता था। तीतरों की चाहकर में वाह तेरी कुदरत की गौरवमय आवाज़ उठ रही थी और पशु एक अजीब शान से कतार दर कतार अपने अपने ठिकानों की ओर झूमते झामते जा रहे थे। उसके गले की घंटियों में एक दर्द भरा संगीत निकल रहा था। रोको रोको, जल्दी रोको। गाड़ी एक झटके से रुकी तो वह लुढ़क कर सेठ साहब की गोद में जा गिरा। घबराकर अलग हुआ तो वह मुस्करा रहे थे। जान में जान आई। उनका एक साधारण नौकर उनकी तोंद से आ लगा। उफ, कल जब वह अपने काम के सिलसिले में रवाना हो रहे थे तो उन्होंने खुद ही कहा था, चलो भाई तुम भी सैर करा लाएं। वह उस पर जाने क्यों मेहरबान थे। अक्सर अपनी गज़लें सुना करते और उसका एहसान तो वह किसी तरह नहीं भूल सकता था कि उन्होंने चाहे उसे 2 दिन की छुट्टी नहीं दी थी, किंतु वह रास्ते में आधा घंटा उसके भाई के गांव के निकट ठहर गए थे। लड़कों ने सैर की, सेठ जी ने डांग बंगले में आराम किया और उसने जाकर अपने भाई को देख लिया था और अब ये वापस जा रहे थे। आगे सेठ जी के दोनों बेटे बैठे हुए थे जिनके बहुत से शौक थे, जिनमें से एक शौक शिकार खेलना भी था। 2 भरी हुई बंदूकें साथ थीं, क्या पता कहाँ शिकार मिल जाए, और वह रास्ते भर इन भारी बंदूकों से परेशान रहा था। अगर किसी झटके से बंदूक चल गई तो कौन कौन उसकी भेंट चढ़ेगा। एक बार उसने झिझकते हुए कहा भी, साहब ये बंदूकें भरी हुई हैं। सेठ साहब उसकी बुज़दिली पर हंस पड़े। जान बड़ी प्यारी है क्या? और वह यह भी न कह सका कि यदि यह जख्मी हो गया तो इलाज न करा सकेगा, और अगर मर गया तो जवानी तो जाएगी ही, पत्नी और 2 बच्चे दुनिया में बेसहारा रह जाएंगे। पट खोलकर सेठ के दोनों लड़के बंदूकें छिपाए भागते हुए सामने के खेत में घुस गए। कुछ क्षण बाद ठाएं ठाएं की आवाज़ें आईं। बहुत से पक्षी डर कर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। एक तीतर तीर की तरह तेजी से गिरकर सड़क के किनारे एक नाले के निकट गिर पड़ा। उधर से लड़के दौड़े, इधर से पठान ड्राइवर भागा और कुछ मिनटों बाद हाँफते हुए शिकारी, जिनके चेहरे जोश और प्रसन्नता से लाल सुर्ख हो रहे थे, हाथ में कुछ लटकाए मोटर की ओर आ रहे थे। तीतर तीतर, 2 तीतर पिताजी, देखिए कितने तगड़े, कैसे सुंदर हैं। वे सामने खड़े इन तीतरों को नचा रहे थे, जो कुछ ही क्षण पहले जिंदगी और खुशी से भरपूर वाह तेरी कुदरत का राग आलाप रहे थे। उसके सारे शरीर में एक शीत लहर सी दौड़ गई और उसने घबरा कर दोनों हाथों से मुंह छिपा लिया। उफ, यह इंसान, आह ये कितना मनोरंजन है। कभी बेजुबान और मासूम जानवरों को शिकार करके उनके जीवन को बाधित कर देता है। मनोरंजन के नाम पर कभी अपने ही साथियों, अपने ही भाइयों का खून बहाता है। हक, न्याय और आज़ादी की हिमाकत के नाम पर। मोटर में बैठने वाले उसकी बुज़दिली पर कहे लगा रहे थे। अजी क्या लौंडियों की तरह टसवे बहा रहे हो? सेठ साहब ने मुस्कराकर कहा, मगर उनकी आंखें भर आई थी और वह जड़ हुआ बैठा हुआ था। वातावरण का सुहानापन, आकाश का सौंदर्य, धरती की खूबसूरती गायब हो चुकी थी और मनुष्य की निर्दयता और भूख नंगी होकर उसके सामने नाच रहे थे। रोको रोको रोको। फिर गाड़ी रुकी, फिर शिकारी भागे, फिर सरारे चमके, फिर आवाज़ें गूंजी और जीवन से भरपूर कई जाने आदमियों के मनोरंजन की भेंट चढ़ गई। साहबजादे एक और दौड़े कि मुर्दा पक्षियों को उठाएं। ड्राइवर दूसरी दिशा में भागा जहां उसके परिंदे को जख्मी हालत में उसने देखा था। वह कार से उतरकर खलिहान के पास जा खड़ा हुआ, जहां कुछ
ग्रामीण किसान खड़े इन शिकारियों को अपना अपना मत प्रकट कर रहे थे और फिर उसने देखा एक नन्ही सी जख्मी तीतर रेंगता हुआ आया और भूसे के ढेर के नीचे चला गया। एक अधेड़ किसान ने कुछ घबरा कर उसकी ओर देखा और 2-3 फूले उसके ऊपर रख दिए। वह सिर उठाए हुए सहमे हुए पक्षियों को उड़ते देख रहा था जो सभ्य इंसान के इस प्रिय हथियार के डर पर ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उड़ चला था। वे जहां इन लोगों को सुरक्षित कर रहे थे जो अपने को इंसान कहते हैं। इतने में तीनों शिकारी यहां आ पहुंचे। उनके हाथों में 2 मुर्गा पक्षी लटक रहे थे और तीसरे की तलाश में लगे हुए जो उनके खाने के लिए नहीं अपने जोश और शौक की पूर्ति और मनोरंजन के लिए तलाश कर रहे थे। ये बिगड़ रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, लालच दे रहे थे। कहाँ गया हमारा शिकार, कहाँ गई हमारा शिकार? तुम लोगों ने उसे छिपा दिया है, ढूंढो, हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। एक युवक जख्मी तीतर की तलाश करने लगे। 5 रुपए का लालच इन गरीबों के लिए मामूली न था और वह अधेड़ किसान उन फूले के पास बैठा देखने में तो बहुत शांत नजर आ रहा था, परंतु उसकी पुतलियां बेकरारी से ऊपर नीचे हो रही थीं और चेहरे का रंग उड़ रहा था। फिर वह तीनों दूसरी ओर दौड़ गए। तीतरों का एक और हसीन जोड़ा दूर किसी खेत में चहचहा रहा था। वह वही खड़ा रहा। बाबा, हाँ बेटा, तुम इसकी मरहम पट्टी करोगे ना? किसकी? जख्मी तीतर की बाबा। उसने आश्चर्य से देखा तो मोटर में बैठने वाले शिकारियों में इंसान भी मिल जाते हैं। बूढ़े ने फूले के अंदर हाथ डालकर एक सहमी हुई नन्ही सी जान को निकाला और सीने से लगा लिया। हाँ बेटे, मैं इसका इलाज करूँगा, अच्छा हो जाएगा। तुम महान हो बाबा। उसकी आंखें जाने क्यों भर आईं। क्या कहा बाबू? कुछ नहीं, तुम इंसान हो, सचमुच इंसान। उसने झुककर बूढ़े के खुरदरे हाथ को, जिसमें जख्मी पक्षी तड़प रहा था, आंखों से लगा लिया। अरे आओ ना भाई, वहाँ क्या कर रहे हो? सेठ साहब ने पुकारा। वह धीरे धीरे मोटर की ओर चल दिया। धन्यवाद।